रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल ने जो काम किया था उस जो उनके एक्सपेरिमेंट थे उनको दोबारा से पहचान कब मिली, उनकी रीडिस्कवरी कब हुई। मेंडल के वर्क को लगभग 50 सालों के बाद 1900 में जाकर के दोबारा से पहचान मिली। इनको 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को फिर से खोज करके निकाला था। वो साइंटिस्ट कौन कौन से थे? ह्यूगो डे व्रीज थे, कार्ल कॉरेंस थे और तीसरे साइंटिस्ट थे हमारे एरिक वॉन शेरमार्क। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक ही टाइम पर वर्क किया, अलग अलग वर्क किया, इंडिविजुअल वर्क किया, इंडिपेंडेंट वर्क किया और इन्होंने 1900 में अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम किया और मेंडल के वर्क को इन्होंने फिर से पहचान दिलाई। अब इसी को क्या बोलते हैं? रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल्स के काम को या उनके वर्क को ज़्यादा लोग नहीं जान पाए थे। क्यों नहीं जान पाए थे? क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन की कमी थी, यानी कि टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था। तो बहुत लोगों तक मेंडल का वर्क पहुंच ही नहीं पाया, एक्सपेरिमेंट की बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं हुई। तो और दूसरा ये कि मतलब मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी। तो इस वजह से जो भी बायो पसंद करते थे या जो बायोलॉजिस्ट थे वो उनको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ मेंडल के फेल होने के रीज़न क्या थे? तो सबसे पहला रीज़न तो यही था कि ही वॉज मैथमेटिशियन। वो मैथमेटिशियन थे जिसकी वजह से जो बायोलॉजिस्ट थे वो उनके वर्क को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि जो उन्होंने वर्क किया था वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से पब्लिश नहीं हुआ। नेक्स्ट आपका इसमें आता है मल्टीपल एलील्स। नेक्स्ट हम जो टर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन वन, एलिलिज्म यानी कि एलील यानी कि एक जीन में अगर 2 से ज़्यादा एलील होंगे तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म। वैसे बेसिकली होता क्या है कि एक जीन में 2 एलील ही होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 से ज़्यादा एलील्स हैं तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म। 2+ एलील ऑफ अ जीन, 2 से ज़्यादा एलील एक जीन के। इसका एग्जाम्पल है आई जीन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप का जो आई जीन है वो इसका एग्जाम्पल है। देखिए आई जीन में कितने एलील्स होते हैं? यहाँ पे 3 एलील हैं। आई, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, और स्मॉल आई, ये 3 एलील है। ये हमारा मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें प्लियोट्रॉपी क्या होता है। तो प्लियोट्रॉपी होता है 1 जीन मोर देन 1 कैरेक्टर। एक जीन में एक से ज्यादा अगर कैरेक्टर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जो हमारा पी प्लांट है, उसमें स्टार्च का सिंथेसिस जो होता है, स्टार्च का सिंथेसिस होना पी प्लांट में, ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। ओके, वैसे होता क्या है कि एक जीन में एक ही कैरेक्टर होता है, यानी कि एक जीन क्या करता है? एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। 1 जीन 1 कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि 1 जीन जो होता है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे कि मटर के प्लांट में जो शुगर का या फिर जो स्टार्च का जो निर्माण होता है वो बी जीन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? बी जीन कंट्रोल करता है। और तो बी जीन के यहाँ पे 2 एलील्स देखने को मिलते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब देखिए यहाँ पे जो बी जीन है वो क्या कंट्रोल करता है? स्टार्च सिंथेसिस कंट्रोल करता है पी प्लांट में। और बी जीन के 2 एलील देखने को मिलते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। इसी को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। अब अगर कैपिटल बी एक साथ होंगे, कैपिटल बी एक साथ होंगे तो जो स्टार्च ग्रेन बनेगा वो कैसा बनेगा? लार्ज बनेगा। और इसके अलावा जो दूसरा कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? जो सीड बनेगा वो कैसा बनेगा? वो राउंड शेप बनेगा। यहाँ पे हो गए ना 2 कैरेक्टर्स। एक तो स्टार्च ग्रेन का साइज हो गया, यहाँ पे ये लार्ज बन रहा है, और दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया कि सीड का शेप हो गया कि ये राउंड बन रहा है। स्टार्च ग्रेन के साइज और सीड के शेप दोनों को कंट्रोल कर रहा है, पर मतलब एक जीन है लेकिन वो कैरेक्टर्स कितने कंट्रोल कर रहे हैं? 2 कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह से स्मॉल बी होगा तो स्टार्च ग्रेन कैसा बनेगा? स्मॉल बनेगा। ठीक है, स्टार्च ग्रेन जो बनेगा वो स्मॉल बनेगा। और सीड कैसा होगा? रिंकल्ड होगा। यहाँ पर भी दोनों कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, स्टार्च ग्रेन का साइज और सीड का शेप। तो एक ही जीन 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। कैपिटल बी और स्मॉल बी
इसमें इंटरमीडिएट शेप ऑफ स्टार्च ग्रेन बनेगा, यानी कि ना तो जो स्टार्च ग्रेन का शेप होगा वो लार्ज होगा और ना ही स्मॉल होगा, बीच का शेप होगा। फिर सीड का जो शेप है वो कैसा होगा, राउंड शेप का सीड होगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का, वो है सीकल सेल एनीमिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को याद रखना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, सीकल सेल एनीमिया। इसमें भी एक जीन दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ये चेंज इन शेप ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के शेप के चेंज को कंट्रोल करता है, और आरबीसीज के शेप में चेंज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हमारा थर्ड लॉ है। दो लॉ हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से पढ़ चुके हैं दो लॉ? पहला हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, फिर दूसरा पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब तीसरा हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये थर्ड लॉ है, और इसे लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड लॉ है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इज इंडिपेंडेंट टू इनहेरिटेंस ऑफ अनदर जीन। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? अगर हम दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को इनहेरिट करें, ठीक है, अगर हम दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को इनहेरिट करें तो एक कैरेक्टर का सेपरेशन दूसरे कैरेक्टर से अलग होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि दो जीन हैं तो वो एक ही तरफ चले जाएंगे, एक अलग जाएगा और एक अलग जाएगा, इंडिपेंडेंट होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे कि वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि ईच जीन कैन कंबाइंड विद अनदर जीन। ठीक है, ये है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस पे ये बेस्ड होता है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं किसे कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं जब दो जीन्स, ठीक है, जब दो जीन्स इनहेरिटेंस होते हैं तो क्रॉस कराया जाता है, तो वो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स को क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्रॉस इन्वॉल्विंग टू कैरेक्टर्स, ठीक है, ऐसा क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, या फिर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दो अलग अलग कैरेक्टर्स के पेयर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो दो कैरेक्टर्स लेंगे। एग्जाम्पल कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें कैपिटल आर राउंड शेप का करेक्टर लिए हुए है, और कैपिटल वाई येलो कलर का करेक्टर लिए हुए है। ठीक है, यानी कि जो इसमें शेड होगा वो कैसा होगा, वो राउंड होगा और येलो कलर का होगा। और दूसरा हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर कौन सा करेक्टर लिया, व्रिंकल्ड शेड का, और स्मॉल वाई यानी कि ग्रीन कलर का। तो इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में हमें मिलेगा राउंड येलो कलर। ठीक है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसकी हम सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग का मतलब होता है कि इसी को फिर से इसी से क्रॉस करा देना। जब इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। ठीक है, सेल्फिंग कराने पर जो F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराने पर जो फिनोटिपिक रेशियो मिलता है वो होता है 9:3:3:1। ये हमें याद रखना है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। इसमें जो 9 है वो राउंड येलो कलर के होंगे, और 3 जो है वो राउंड ग्रीन होंगे, और 3 है व्रिंकल्ड येलो होंगे, और 1 यानी कि व्रिंकल्ड ग्रीन शेड होंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि राउंड येलो, जो भी राउंड येलो और व्रिंकल्ड ग्रीन, ये जो थे, राउंड येलो हमारा एक पेरेंट था और रिंकल्ड ग्रीन हमारा एक पेरेंट था। तो जो हमारा स्टार्टिंग का जो रेशियो होता है 9, वो राउंड येलो, ठीक है, उसको हम राउंड येलो, यानी कि ये पेरेंट टाइप का है, और लास्ट वाला यानी कि 1 वाला ये भी पेरेंटल टाइप का हमें मिल गया। ठीक है, और बाकी बीच के बचे ये 3:3 के रेशियो, ये एक राउंड ग्रीन शेप का है और ये एक व्रिंकल्ड येलो का। तो ये कैसे हैं, ये न्यू रिकॉम्बिनेशंस हैं हमारे। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है 1:1:4 2:1:1। इसको हम ऐसे ही याद रख लेंगे। इसमें हमें कलर वगैरह ये सब
नहीं पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिए, ठीक है। और अभी हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो देखे, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हम पढ़ ही चुके हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1 था, और जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। रेस्ट ऑफ दी जो बचा हुआ जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।